तो आज हम बात करने वाले हैं रविंद्र सिंह भाटी के बारे में। एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ समय से राजस्थान की राजनीति, खासकर पश्चिमी राजस्थान की पॉलिटिक्स में छाया हुआ है। बाड़मेर के रेगिस्तान से एक 26-27 साल का लड़का उठता है और मतलब देखते देखते विधायक बन जाता है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, कुछ आर्टिकल्स, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स, वो सिर्फ उनकी जीत की कहानी नहीं बताते, बल्कि उस शख्सियत को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। और आज हम वही करने वाले हैं। हाँ, आज हम यही करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ एक नेता है या जैसा कि कुछ लेख कहते हैं एक पॉलिटिकल फिनोमेना है। फिनोमेना शब्द यहाँ बहुत सही बैठता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना किसी बड़ी पार्टी के, बिना किसी कह सकते हैं खानदानी विरासत के, और बिना संसाधनों के, हाँ, और बिना भारी भरकम संसाधनों के स्थापित समीकरणों को तोड़ देता है, तो वो सिर्फ चुनाव नहीं जीतता, वो एक कहानी बन जाता है। सही बात है। जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी वो इसी कहानी के दो पहलू दिखाती हैं। एक तरफ है वो करिश्मा, वो जमीनी जुड़ाव जो हजारों युवाओं को उनके पीछे खड़ा कर देता है, और दूसरी तरफ है वो चुनौतियां जो एक निर्दलीय विधायक के तौर पर अब उनके सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ी हैं। तो आज की हमारी बातचीत इसी सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने पर होगी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जो उनकी पहचान बन गई है, उनका बागी और निडर अंदाज। एक आर्टिकल में उनके सफर की शुरुआत का बड़ा दिलचस्प जिक्र है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय JNVU में चुनाव होने थे, छात्र संघ चुनाव। हाँ, छात्र संघ चुनाव। उन्हें टिकट नहीं मिला। ज्यादातर लोग शायद मान जाते या किसी और का समर्थन करते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया, और सिर्फ लड़े नहीं, बल्कि 57 साल का रिकॉर्ड तोड़कर अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। 57 साल का। ये सिर्फ एक छात्र चुनाव की जीत नहीं थी, ये उनके राजनीतिक चरित्र का पहला संकेत था। एक लेखक का तर्क है कि यहीं पर ब्रांड भाटी की नींव रखी गई। ये संदेश साफ था कि अगर सिस्टम आपको दरवाजा नहीं देता तो आप दीवार तोड़कर अपनी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल। और यही पैटर्न हमें विधानसभा चुनाव में भी हूबहू देखने को मिला। एकदम। शिव विधानसभा सीट से जब उन्हें बड़ी पार्टियों ने टिकट देने से मना कर दिया तो उन्होंने इतिहास दोहरा दिया, फिर से निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत गए। मुझे ये बात हैरान करती है कि जो चीज एक बार काम कर गई वो इतने बड़े स्तर पर दोबारा कैसे काम कर सकती है। ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या जनता सिर्फ बागी होने की वजह से किसी को वोट दे देती है? इसका जवाब सिर्फ भाटी के व्यक्तित्व में नहीं, बल्कि जनता की मनोदशा में छिपा है। अच्छा। जो रिपोर्ट्स हमने देखी वो बताती हैं कि ये बागी छवि उस गहरी निराशा और गुस्से से जुड़ती है जो आम लोगों में स्थापित राजनीतिक दलों के प्रति है। जब भाटी सिस्टम से लड़ते हैं तो गांव में बैठे उनके समर्थकों को लगता है कि ये उनकी अपनी लड़ाई है, जिसे कोई उनके लिए लड़ रहा है। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं रह जाती। नहीं, ये जनता के उस एहसास की जीत बन जाती है कि हम भी इस ताकतवर सिस्टम को झुका सकते हैं। मतलब ये एक तरह का भावनात्मक निवेश है। उनके समर्थक उन्हें सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं देख रहे, नहीं, बल्कि अपने गुस्से और अपनी उम्मीदों के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए उनकी जीत को उनके समर्थक पार्टियों की हार से ज्यादा अपनी जीत मानते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली भावना है। उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलाया कि उनकी आवाज में दम है, भले ही उनके पास किसी पार्टी का झंडा ना हो। और यहीं से उनकी सफलता का वो दूसरा बड़ा कारण निकल कर आता है, उनका जमीन से जुड़ाव और संवाद का तरीका। हाँ, मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा कि उनकी भाषण शैली में कोई बनावटीपन नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो वैसी ही ठेठ मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा में बात करते हैं जैसे वहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। और ये छोटी बात नहीं है। आज के दौर में जब ज्यादातर नेता एक बनी बनाई औपचारिक भाषा में बात करते हैं, हाँ, तो भाटी का ये देसी अंदाज उन्हें हमारे बीच का बनाता है। एक रिपोर्ट में एक गांव के बुजुर्ग का जिक्र था जिन्होंने कहा, वो म्हारी बोली में बात करे है तो ऐसा लागे है कि म्हारो छोरो ही बात कर रहे है। मतलब हमारा अपना बेटा ही बात कर रहा है। हाँ, ये जो अपने बेटे वाली भावना है, ये किसी भी राजनीतिक नारे से ज्यादा ताकतवर है। और इस जुड़ाव को बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी जनहित यात्रा का भी जिक्र कई जगह है। हाँ, जहाँ वो मीलों पैदल चले। ये तस्वीरें आज के जमाने में बहुत मायने रखती हैं, जहाँ नेताओं को अक्सर हेलीकॉप्टर और लग्जरी गाड़ियों में देखने की आदत हो गई है। हाँ, ये एसी कमरों के नेता वाली छवि को तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। जब लोग देखते हैं कि एक नेता उनके साथ धूल मिट्टी में चल रहा है, पसीना बहा रहा है, तो एक भरोसा पैदा होता है। ये एक प्रतीकात्मक संदेश है कि मैं तुम्हारे संघर्ष को सिर्फ समझता नहीं हूँ, बल्कि उसे जी रहा हूँ। इस तरह की मेहनत उस प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी को जन्म देती है जिसकी आज की राजनीति में भारी कमी है। और इस पूरी कहानी में एक और किरदार है, सोशल मीडिया। हाँ, बहुत बड़ा किरदार। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। बड़ी पार्टियों के पास पैसा है, संसाधन है, कार्यकर्ताओं की फौज होती है। बिल्कुल। भाटी ने साबित कर दिया कि एक स्मार्टफोन और जनता से जुड़ने का सच्चा इरादा हो तो आप उस बड़ी मशीनरी को भी चुनौती दे सकते हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ अपनी तस्वीरें डालने या भाषण देने के लिए नहीं किया। अच्छा। एक विश्लेषण के मुताबिक उन्होंने इसे एक वर्चुअल जन चौपाल में बदल दिया। वो युवाओं की नब्ज पहचानते हैं। वो जानते हैं कि आज का युवा सिर्फ रोजगार नहीं चाहता, वो सम्मान और अपनी आवाज को सुने जाने का हक भी चाहता है।
उनके सोशल मीडिया हैंडल्स एक टू वे कम्युनिकेशन की तरह काम करते हैं, जहां लोगों को लगता है कि वो सीधे अपने नेता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, ये पारंपरिक राजनीति के बंद दरवाजों को तोड़ने जैसा है। एक सोर्स में एक लाइन थी जो मुझे लगता है उनकी पूरी राजनीति का सार है। बताइए। मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, मकसद है उस भरोसे को जीतना जो एक आम आदमी ने सिस्टम से खो दिया है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन उनके अब तक के सफर को देखकर लगता है कि वो इसी लाइन पर चल रहे हैं। और यही उनका सबसे बड़ा आकर्षण है। वो लोगों को एक उम्मीद बेच रहे हैं, एक ऐसी राजनीति की उम्मीद जो ज्यादा पारदर्शी हो, ज्यादा सुलभ हो और ज्यादा जवाबदेह हो। सही। तो अब तक का जो सफर है वो वाकई किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। एक हीरो है जो सिस्टम से लड़ता है और जनता के समर्थन से जीत जाता है। लेकिन जैसा कि फिल्मों में भी होता है, इंटरवल के बाद कहानी बदलती है, चुनौतियां आती हैं। और ऐसा लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी की कहानी में भी अब इंटरवल के बाद वाला हिस्सा शुरू हो रहा है। सही कहा। और यहाँ वो रॉकेट वाली एनालॉजी बहुत फिट बैठती है। अच्छा। जिस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भारी मात्रा में ईंधन और आग की जरूरत होती है, ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसे उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। उसे वहाँ टिके रहने के लिए एक अलग तरह के कौशल की जरूरत होती है। हाँ, एक अलग मशीनरी की। भाटी का बागी अंदाज और वन मैन आर्मी वाला दृष्टिकोण उनका लॉन्च व्हीकल था, जिसने उन्हें ऑर्बिट में यानी विधानसभा तक पहुंचा दिया। लेकिन अब यहाँ टिके रहने और काम करने के लिए उन्हें एक नई रणनीति की जरूरत पड़ेगी, और यहीं से उनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। संगठन और टीम का अभाव। बिल्कुल। जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं वो साफ इशारा करती हैं कि वो वन मैन शो की तरह काम करते हैं। उनके पास भीड़ है, जुनून है, लेकिन क्या एक मजबूत संगठनिक ढांचा है? ये शायद सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, बड़ी पार्टियों के पास दशकों से बना हुआ एक तंत्र होता है। हाँ। उनके पास नीति बनाने वाले विशेषज्ञ होते हैं, हर गांव में बूथ संभालने वाले कार्यकर्ता होते हैं, कानूनी सलाह देने वाली टीमें होती हैं, और एक विचारधारा होती है जो सबको जोड़े रखती है। हाँ बिल्कुल। भाटी का करिश्मा भीड़ तो खींच सकता है, लेकिन एक विधायक के तौर पर शासन चलाने, नीतियां बनवाने और अपने क्षेत्र के लिए फंड्स लाने के लिए सिर्फ करिश्मा काफी नहीं है। उसके लिए एक टीम चाहिए। एक टीम चाहिए जो बैकग्राउंड में लगातार काम करे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो उनका व्यक्तिगत करिश्मा उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वही आगे चलकर उनकी सीमा बन सकता है अगर उन्होंने एक टीम नहीं बनाई? बिल्कुल। राजनीति एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अभी तक वो अपने दम पर चुनाव जीत गए, लेकिन अब उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क। हाँ, ये सब मुद्दे सिर्फ भाषण से हल नहीं होते। इनके लिए योजना बनानी पड़ती है, अधिकारियों से समन्वय करना पड़ता है और सरकार पर लगातार दबाव बनाना पड़ता है, जो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति ये सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि उन्हें अब इस आंदोलनकारी की छवि से आगे बढ़कर एक संस्था निर्माता बनना होगा। और ये बदलाव दूसरी चुनौती से भी जुड़ा है, जिसका जिक्र सोर्सेज में है, उनकी आक्रामकता बनाम कूटनीति। जो बागी तेवर उन्हें सत्ता में लाया, क्या एक प्रशासक के तौर पर वही उनकी कमजोरी बन सकता है? यहाँ एक बहुत महीन संतुलन साधना होता है। आंदोलन करना और सरकार चलाना दो बहुत अलग चीजें हैं। सही कहा। सरकार में आपको उसी सिस्टम और उन्हीं अधिकारियों के साथ काम करना होता है जिनके खिलाफ आप शायद कल तक नारे लगा रहे थे। अगर आपका आक्रामक रवैया प्रशासनिक काम में बाधा डालने लगे या अधिकारियों के साथ सहयोग बनाने में मुश्किल पैदा करे, तो आखिर में नुकसान जनता का ही होता है। मतलब उन्हें ये सीखना होगा कि कब तलवार निकालनी है और कब ढाल का इस्तेमाल करना है। एकदम सही। राजनीति में खासकर जब आप एक निर्दलीय विधायक हो और सरकार किसी और पार्टी की हो, तो कूटनीति और धैर्य आपके सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। बिल्कुल। आपको सीखना पड़ता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई अभी के लिए छोड़ देनी है। सोर्सेस का इशारा इसी तरफ है कि अगर वो अपनी आक्रामक छवि को समय और परिस्थिति के हिसाब से नहीं ढाल पाए, तो उनके लिए अपने क्षेत्र में काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन सब के ऊपर है तीसरी और शायद सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती, अति अपेक्षाओं का बोझ। हाँ, जब कोई मसीहा या बदलाव का चेहरा बनकर आता है, तो लोगों की उम्मीदें आसमान पर होती हैं। उन्हें लगता है कि अब रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल। ये एक क्लासिक दुविधा है जो हर उस नेता के साथ होती है जो बदलाव के वादे पर जीत कर आता है। लोग सोचते हैं कि सालों से जो सड़क नहीं बनी वो अब 1 महीने में बन जाएगी। जो पानी की समस्या दशकों पुरानी है वो हफ्तों में सुलझ जाएगी। ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन सरकारी तंत्र अपनी धीमी रफ्तार से चलता है। उसमें बदलाव लाने में वक्त और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इस स्थिति में क्या होता है? एक तरफ जनता की तुरंत समाधान की उम्मीद है और दूसरी तरफ सिस्टम की धीमी गति वाली हकीकत। यहीं पर एक नेता की असली परीक्षा होती है। उम्मीदों को यथार्थ के धरातल पर साधना और लोगों को ईमानदारी से ये समझाना कि बदलाव होगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ये सबसे मुश्किल काम है। अगर भाटी ऐसा नहीं कर पाए, तो जो भीड़ आज उनके समर्थन में नारे लगा रही है, उसे मोह भंग होते देर नहीं लगेगी, और यही उनका सबसे बड़ा दबाव और सबसे बड़ी परीक्षा होगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी सोर्सेज का निचोड़ निकालें, तो रविंद्र सिंह भाटी की कहानी एक चौराहे पर खड़ी नजर आती है। एक तरफ उनकी असाधारण लोकप्रियता, जमीनी पकड़ और फौलादी इरादे हैं, और दूसरी तरफ संगठन की कमी, आक्रामकता को साधने की चुनौती और उम्मीदों का पहाड़ है। बिल्कुल। और उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है
कि भारत का युवा अब राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहता है और वो परंपरागत नियमों से खेलने के लिए तैयार नहीं है। सही। सोर्सेज उनकी कमियों को दिखाते हुए ये भी कहते हैं कि वो अभी सीख रहे हैं, लेकिन उनकी अब तक की यात्रा ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो संसाधनों की कमी आपको रोक नहीं सकती।